अब हम कक्षा 8 के पाठ 9 को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है क्या? तो आप जानते हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती है। तो चूजे कैसे जन्म लेते हैं, आइए पता लगाते हैं। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर एक सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही एक सुरक्षित परत है। तो भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए चाहे मनुष्य हो, चाहे गाय हो, पशु पक्षी कुछ भी हो, उनके भ्रूणों पर ऐसी झिल्लियाँ जरूर या कवच पाए जाते हैं। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। निर्मोचन का अर्थ होता है कि मुर्गी अंडा शरीर से बाहर निकालती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। 3 सप्ताह मतलब आप समझ सकते हैं 21 दिन से लगाकर 23 दिन के बीच का कुछ भी समय लग सकता है। आपने मुर्गी को ऊष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। ऊष्मायन का अर्थ होता है कि मुर्गी अंडों को ऊष्मा प्रदान करती है, यानी उसके ऊपर बैठेगी तो गर्मी पैदा होगी। गर्मी पैदा होने से अंडे सेएंगी और अंडे सेने से उसमें से चूजे निकलेंगे। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन से चूजा बाहर निकल जाता है। तो जब चूजा पूरी तरह से बन जाता है कवच के अंदर, तो मुर्गी को आभास हो जाता है और मुर्गी स्वयं अपने चोंच से क्या करती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच तोड़ देती है, जिससे चूजे बाहर आ जाते हैं। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा शरीर के बाहर ही होता है और भ्रूण अंडा आवरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोत्पत्ति होती है, यानी अंडों की उत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेंढक के अनेक टेडपोल तैरते हुए देखे होंगे। ये सभी उन्हीं का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं जरायुज या अंड प्रजक जंतु किसे कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं प्राणी, एक जरायुज और एक अंड प्रजक। तो हम इनके बारे में अभी जानेंगे। हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। विकसित शिशु का मतलब होता है कि शिशु पूर्ण रूप से परिवर्धित हो चुका होता है, पूरा डेवलप हो चुका होता है, उसको जन्म देते हैं। जबकि कुछ जंतु जो होते हैं वह अंडे देते हैं। ये अंडे बाद में शिशु में विकसित होते हैं। तो वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। मतलब जरायुज का अर्थ होता है सीधा वह बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, मनुष्य है, लोमड़ी है, शेर है, ये सभी सीधा बच्चा जन्म देते हैं, इसलिए ये सभी क्या है, जरायुज है। और वे जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। नाम से पता चल रहा है अंड प्रजक, यानी अंडे देने वाले जंतु। इसमें आपके सारे पक्षी आ गए, मुर्गी आ गई। निम्न क्रियाकलाप की सहायता से आप इस बात को और अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे तथा जरायुज एवं अंड प्रजक में विभेद भी कर सकेंगे। तो हम अब क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप 9.2 आपके सामने है और हमें इसको पढ़कर इसके बारे में कुछ अध्ययन करके जानकारी निकालनी होगी। मेंढक आपने देखा ही है, छिपकली आपने देखी है, तितली, शलभ, मुर्गी तथा कौवे अथवा किसी अन्य पक्षी के अंडे का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। क्या आप इन सभी प्राणियों के अंडों का अवलोकन कर पाए हैं? तो मेंढक के अंडे तो आपको तालाब में मिलेंगे,
छिपकली के अंडे आपको कहीं छिपने वाली नम जगहों पर मिलेंगे। तितली व शलभ के अंडे आपको पौधों की पत्तियों पर मिलेंगे। मुर्गी व कौवों के जो अंडे होंगे वो इनके बनाए हुए घोंसलों में मिलेंगे। और या अन्य पक्षी आपके घर के आसपास कबूतर रहते हो या कोई चिड़िया रहती हो तो उसके अंडे भी आपने देखे होंगे। जिन अंडों को आपने एकत्र किया है उनके आपको चित्र बनाने हैं। कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे दे देती है। परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते क्योंकि इनके जो अंडाशय में जो अंड बनते हैं वह शरीर के अंदर ही रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते। ये इसलिए है क्योंकि वह अंडे नहीं देते। इनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है और यह जरायुज जंतुओं के उदाहरण हैं। अब क्या आप जरायुज एवं अंड प्रजक जंतुओं के कुछ अन्य उदाहरण आप दे सकते हैं क्या? तो आप इसी प्रकार एक टेबल बनाइएगा, एक तरफ जरायुज लिखिएगा, एक तरफ अंड प्रजक लिखिएगा और अपने अवलोकन के आधार पर उस सारणी को आपको धीरे धीरे भरना होगा। अब बात आती है शिशु से वयस्क की। ये वयस्क क्या होते हैं, यानी शिशु से वयस्क कैसे बनते हैं। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। या वयस्क का अर्थ ये है कि वह अपने माता पिता के समान दिखने नहीं लग जाते, उन्हें वयस्क कहते हैं। यानी माता पिता जैसे अगर वो दिखने लग जाते हैं तो वह वयस्क कहलाएंगे। तो कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि जो चूजे नए नए अंडों में से बाहर निकलते हैं वह अपने जनक के समान यानी कि माता पिता के समान नहीं लगते हैं, बिल्कुल दिखने में अलग ही होते हैं, बहुत अलग तरह से लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये इस पक्षी का बच्चा नहीं है। जैसे रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। सबसे पहले मादा कीट जो होगी वो अंडा देगी। अंडे से क्या होंगे, लार्वा या इल्लियाँ उत्पन्न होंगी। इल्लियाँ प्यूपा बनाएंगी और प्यूपा से फिर बाद में क्या बनेंगे, वयस्क बनेंगे, जिसके विषय में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। मेंढक इस प्रकार के जंतुओं का एक अन्य उदाहरण है। मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं का प्रेक्षण कीजिए और हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को देख पाते हैं। सबसे पहले तो हमने जो पहले डायग्राम देखा था, जेली जैसे आवरण के अंदर अंडे बंद थे, तो सबसे पहले अंडे देखेंगे। अंडे के प्रस्फुटन से फिर उसमें टेडपोल या लार्वा निकलेगा, वो देखेंगे। और लार्वा तो कुछ हफ्तों में ही वयस्क बन जाएगा, तो उसे हम मेंढक के रूप में देखेंगे। क्या टेडपोल वयस्क मेंढक से भिन्न नहीं दिखाई नहीं देते? तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि टेडपोल मेंढक जैसा नहीं दिखता है। टेडपोल को जब आप देखोगे तो वह आपको थोड़ा सा कुछ अलग सा दिखेगा। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टेडपोल वयस्क मेंढक बन जाएंगे? तो हाँ, हम ज़रूर सोच सकते हैं, क्योंकि हमें पता है प्रत्येक जीव में परिवर्तन चलता ही रहता है, जिसके कारण वह वयस्क बन जाता है। उसी प्रकार रेशम कीट की इल्ली का या प्यूपा वयस्क रेशम कीट से बहुत अलग दिखाई पड़ता है। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते हैं। यानी सीधी सीधी बात यह है कि नवजात और वयस्क एक दूसरे से दिखने में बहुत ही भिन्न होते हैं, चाहे वो एक ही स्पीसीज या जाति के क्यों न हो। टेडपोल अथवा इल्ली का बाद में क्या होता है, तो हम ये नीचे एक डायग्राम देखते हैं। यह है मेंढक का जीवन चक्र। सबसे पहले आप ए को देखिए। ए जो है वह अंडे हैं। अंडे जो हैं किसी पौधे की पत्तियों से पानी में जल निमग्न चिपके हुए हैं। वहाँ से बी आरंभी टेडपोल बनता है। आप देख सकते हो कि मेंढक से वो टेडपोल कितना अलग प्रकार का दिख रहा है।
आरंभिक टेडपोल से फिर सी बनेगा, जो क्या होगा, बाद का टेडपोल, यानी कि आरंभिक टेडपोल में कुछ परिवर्तन होंगे जो बाद का टेडपोल बनेगा। बाद का जो टेडपोल है यह वापस डी में बदल जाएगा, यानी किसमें, वयस्क मेंढक में बदलेगा, जो कि इन तीनों अवस्थाओं से बिल्कुल ही भिन्न दिखाई पड़ रहा है। आपने एक सुंदर शलभ को कोकून से बाहर निकलते हुए देखा होगा। शलभ का मतलब होता है कीट। टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। काया का मतलब होता है शरीर और अंतरण का मतलब होता है बदलाव, यानी उस टेडपोल के शरीर में जो भी बदलाव होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, कायांतरण कहलाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं, ये तो आप भी जानते हैं कि आप जब छोटे थे तब आपका फेस कैसा दिखता था। आज अगर आप धीरे धीरे आप बड़े होते जा रहे हैं तो आपके चेहरे पर हल्की हल्की मूछें, हल्की दाढ़ी, कहीं कहीं पिंपल, आईब्रो का घना होना, सिर के बालों का घना रंग का होना, तो ये सभी हमारे शरीर में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है? तो हाँ, यह सच है। मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं हम लैंगिक अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन में हमें नाम से पता चल रहा है कि जिसमें दो लिंग की ज़रूरत नहीं होती है, यानी नर व मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती, किसी एक लिंग से ही नए जीव की उत्पत्ति संभव हो जाती है। तो अलैंगिक जनन में अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा है जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा, जो जल में पाया जाता है लेकिन हमें नहीं दिखता, सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है, तो क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए इसका पता हम लगाते हैं। क्रियाकलाप 9.3। हाइड्रा की एक स्थायी स्लाइड लीजिए। आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक यानी कि माता पिता के शरीर से क्या कुछ उभरी हुई संरचनाएं दिखती हैं? इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इनका साइज भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रा का चित्र वैसा ही बनाइए जैसा ये आपको स्लाइड में दिख रहा है और उसकी तुलना आप इन चित्रों से कीजिए। तो आप इन तीनों चित्रों को ध्यान से देखिए। नंबर 1 पे जो चित्र पहला ही पहला बना हुआ है उसमें नीचे एक छोटा सा उभार, उसे मुकुल कहते हैं। बीच वाले चित्र में, सेकंड वाले चित्र में ये उभार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और तीसरे वाले चित्र में ये उभार एक हाइड्रा के सदृश जीव में बदल जाता है, यानी बिल्कुल जनक के जैसा का जैसा एक जीव नया बन जाता है। तो यह क्रिया मुकुलन कहलाती है। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक उभार दिखे, हो सकता है 1, 2, 3, 4 कितने भी उभार हो सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। स्मरण कीजिए कि यीस्ट में भी आपने मुकुल देखे थे। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले ऊर्ध्व से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा से मुकुल में नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। आइए देखें यह जनन कैसे करता है। आप अमीबा की संरचना के विषय में तो पढ़ चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से यानी बट जाने से जनन क्रिया प्रारंभ होती है।
इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बट जाती है, जिससे प्रत्येक कोशिका के भाग में एक केंद्रक आ जाता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के समलैंगिक जनन को या अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। नाम से ही पता चल रहा है द्विखंडन, यानी दो खंडों में बट जाना द्विखंडन कहलाता है। यह अमीबा में पाया जाता है। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं जिसके द्वारा एकल जीव संतति जीवों को जन्म देती है। सबसे पहले आप ये अमीबा का चित्र देखिए। इसमें सबसे पहले एक अमीबा है ए पे, उसमें एक केंद्रक है। फिर बी में देखिए, उस अमीबा में जो केंद्रक था वह दो भागों में बट गया। फिर सी में देखिए, केंद्रक के दो भागों में बट जाने के बाद ये अमीबा की जो कोशिका है वह भी, यानी अमीबा का शरीर भी दो भागों में बट जाता है। तो एक अमीबा से दो नए अमीबाओं का निर्माण होता है। अब बात करते हैं हम क्लोन की, कि क्लोन क्या होते हैं या कैसे बनते हैं। तो डोली की कहानी हम पढ़ेंगे क्लोन में। आपके सामने कुछ भेड़ें नज़र आ रही है आपको। ए पे जो भेड़ है वह फिन डॉर्सेट भेड़ है, और बी पे जो भेड़ है वह स्कॉटिश ब्लैक फेस वाली इव भेड़ है। तो ए और बी भेड़ का मिलान करके एक नई भेड़ बनाई गई जो आपको चित्र सी में दिखाई दे रही है, जिसका नाम डोली है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मंट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की थी। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डोली रखा गया। डोली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी जीव था। तो आपको याद रखना होगा, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि पहले स्तनधारी जीव का क्लोन क्या था, उसका नाम क्या था। तो वह भेड़ थी जिसका नाम डोली था। डोली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका निकाली गई या एकत्र की गई। उसी समय स्कॉटिश ब्लैक फेस इव वाली भेड़ से एक अंड कोशिका भी एकत्र की गई। तो आपको पता चला दो भेड़ थी अलग अलग प्रकार की, दोनों भेड़ों से एक एक कोशिकाएं निकाली गई। अंड कोशिका से केंद्र को हटा दिया गया। तत्पश्चात फिन डॉर्सेट भेड़ जो पहली की भेड़ की जो स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्र को स्कॉटिश ब्लैक फेस एव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया। यानी एक भेड़ का जो स्तन कोशिका के अंदर जो केंद्रक था उसको हटाकर जो दूसरे वाले भेड़ की कोशिका थी उसका केंद्रक इस वाली कोशिका में ट्रांसफर कर दिया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैक फेस इव में रोपित कर दिया गया। यानी उस कोशिका को द्विगुणित करने के बाद में वापस कहाँ ब्लैक फेस वाली जो भेड़ थी उसके गर्भाशय में रोपित कर दिया गया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ तथा अंततः डोली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव ने डोली को जन्म दिया था, परंतु डोली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था। क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हमने हटा दिया था, इसलिए उसके गुणधर्म उसमें बहुत कम थे। अतः डोली इसमें स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का कोई भी एक लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। यानी जिसका केंद्रक मौजूद था उसी के सारे लक्षण उसमें परिलक्षित हुए, और जिसका केंद्रक हटा दिया गया था उसके लक्षण मौजूद नहीं थे। डोली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डोली की मृत्यु हो गई थी। डोली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ की जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई।
क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां पैदा हो जाती है। यहाँ हमारा लेसन खत्म हो जाता है। कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है, द्विखंडन क्या है, मुकुलन क्या है, अंडे क्या है, भ्रूण क्या है, बाह्य निषेचन क्या है, निषेचन क्या है, गर्भ क्या है, आंतरिक निषेचन, कायांतरण, अंड प्रजक जंतु, लैंगिक जनन, शुक्राणु, जरायुज, युग्मनज। और आपने क्या सीखा में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं जो ये आपके सामने हैं। आप इनको अच्छी तरह से पाठ को पढ़ने के बाद एक नज़र में इनको देखें। ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प दे सकती है। तो आज का होमवर्क नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, क्लोन क्या होते हैं व कैसे तैयार किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 लिखिएगा, अंड प्रजक जंतु किन्हें कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, जरायुज प्राणियों से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 4 आप नोट करेंगे, हाइड्रा व अमीबा का नामांकित चित्र बनावें।